गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास के अंदर हम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं जो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। यहां से आपकी 5th 6th क्लास में तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशियन। मतलब समुद्र के अंदर डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑप्शन आपके पास है ऑडियोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, सेक्सटेंट का और सोनार का। तो इसका आंसर आप लोगों ने दिया मुझे सोनार इज द राइट आंसर। सोनार का प्रयोग किया जाता है आप लोगों के सामने। अब मैं आपको बताता हूं क्या होता है। एक बार क्या हुआ कि एक हवाई जहाज थी, उस हवाई जहाज को चलाने वाली थी किरण मैडम, और इसके अंदर बच्चे बैठे हुए थे, सारे के सारे सक्सेस स्पार्क एकेडमी के बच्चे किसी ट्रिप पे गए हुए थे। अब मैडम थोड़ी सी नो शिक्षा थी, पहली बार हवाई जहाज का प्रयोग कर रही थी। अब क्या हुआ कि कुछ आगे आ गया, मतलब आगे खंभा आ गया और खंभे से वो हवाई जहाज टकरा गया ऊपर ही। ठीक है, अब वो जाके गिर गया समुद्र के अंदर। अब समुद्र के अंदर जाके गिर गया तो वो क्रैश हो गया था, तो सारे के सारे बच्चे डूब गए। अब डूब गए तो मेरे पास फोन गया कि मतलब जल्दी से अपना जहाज लेके आओ पानी का। तो मैं गया और मैंने जहाज को यहाँ पे लेके आया। अब वो हवाई जहाज कहाँ पे डूबा हुआ है इसका पता लगाने के लिए ये जो था चलाने वाला वो विकास परमार था। इसके अंदर जिस चीज का यूज किया गया था उसी का नाम था सोनार। सोनार सबसे पहले तो मैंने ये देखा, पहले तो मैं ये देखना चाहता हूं कि उसके अंदर कोई चीज कितनी गहराई पे डूबी हुई है। इसका मतलब कि वो ऑब्जेक्ट कितना मर्ज हुआ है, लोकेटिंग कहां पे है। तो इसका सोनार का यूज किया, क्योंकि सोनार अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करता है। 3 प्रकार की वेव होती है। एक होती है 20 हर्ट्ज जिसकी रेंज होती है, एक होती है 20,000 हर्ट्ज। देखो, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं ना कि जो साउंड है, दो बात होती है, एक तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड होती है और एक होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए हर्ट्ज का प्रयोग करते हैं, जबकि इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए आप डेसिबल का यूज करते हो। तो अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की साउंड है, वेव है, तो उसको आप इनऑडिबल बोलते हैं, वो आप सुन नहीं सकते। और 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच की है उसको ऑडिबल कहा जाता है, सर्वध्वनियां। और 20,000 से ऊपर की अल्ट्रासोनिक वेव बोला जाता है। ठीक है, अब अल्ट्रासोनिक वेव मतलब इतना ज्यादा कंपन, मतलब 1 सेकंड में इतना ज्यादा कंपन कि 20,000 हर्ट्ज से भी ज्यादा कंपन करती हो। जैसे अगर मान लो कि कोई पार्टिकल है, वो 1 सेकंड में कितना कंपन करता है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अगर 1 सेकंड में 20 हर्ट्ज 20 कंपन करता है तो 20 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अगर 20,000 करता है ना कंपन, तो इसका मतलब बहुत ज्यादा कंपन करता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा पाएगी आपको फ्रीक्वेंसी। तो ये सोनार जो अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करता है, तो इस सोनार के नीचे ये वेव मतलब लगा होता, सोनार अल्ट्रासोनिक वेव का प्रयोग करता है। अब ये जैसे ही छोड़ता है ना अल्ट्रासोनिक, जैसे आप लोगों ने कई बार सुना होगा चकचुंदर, वो भी अल्ट्रासोनिक का प्रयोग करता है। तो सोनार क्या करता है, जैसे अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेगा ना, तो मतलब आपकी साउंड की एक कंडीशन होती है, वो किसी भी चीज से टकरा के वापिस आती है। ठीक है, तो जैसे ही उसने छोड़ी तो नीचे पता चल गया कि कुछ ना कुछ सॉलिड चीज है, और सॉलिड चीज से टकराई और टकरा के वापिस आ गई। अब ये तो पता चल गया कि कोई चीज कितना मर्ज है, सब मर्ज है। तो सब मर्ज के लिए तो अपन ने प्रयोग कर लिया सोनार का। अब वो कितनी गहराई पे है उसके लिए अपन जिस यंत्र का प्रयोग करेंगे उसको बोला जाता है फैदोमीटर। फैदोमीटर, फैदोमीटर में तो आपको उस यानी कि डेप्थ का पता चलता है, इतनी गहराई है। ठीक है, और सोनार से पता चलता है कि वो कितनी, मतलब वो कोई वस्तु उसके नीचे है या नहीं है। मतलब एक प्रकार से लोकेटिंग सबमर्ज ऑब्जेक्ट, डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए आप सोनार का प्रयोग करते हैं। और सोनार किस प्रकार की वेव छोड़ता है? अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है। समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 2। द apparatus used to measure intensity of sound, मैंने अभी आपको बताया था। अगर आपसे कोई कहे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए हर्ट्ज का प्रयोग करोगे, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए आप डेसिबल का प्रयोग करते हो। ये तो है आपकी यूनिट, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए डेसिबल का यूज करते हो। जैसे आप लोगों को ना 45 डेसिबल की जो साउंड होती है, 45 से 60 डेसिबल तक की साउंड जो होती है, वो आपके लिए ठीक रहती है। समझ गए? और अगर कोई मान लो किसी की चुगली चाटी कर रहा है कानों में,
कोई भी बात अगर कान में कर रहा है तो इसका मतलब वो है ना 30 से 35 डेसिबल की साउंड से बात कर रहा है। और आपको मैं बताऊं जो डीजे बजता है ना वो 90 से लेके 100 डेसिबल के ऊपर बजते हैं डीजे। और जो मिसाइल छोड़ी जाती है वो 150 डेसिबल पैदा करती है, 150 डेसिबल। इसका मतलब अगर 150 डेसिबल की साउंड आप लोगों के कानों के पास आ गई ना तो आप पागल भी हो सकते हो। तो याद रखना इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए डेसिबल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए हर्ट्ज। बट ये अपरेटस पूछ रहा है, अपरेटस यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा ऑडियोमीटर। ये ऑडियोमीटर जो होता है वो अपरेटस है इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए। एनीमोमीटर जो होता है वो स्पीड ऑफ एयर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, एनीमोमीटर। समझ गए? इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर करने के लिए ऑडियोमीटर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय एनीमोमीटर? एनीमोमीटर वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लो, डेप्थ ऑफ वाटर, फोर्स ऑफ द विंड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो ये तो होगा नहीं, वाटर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब फोर्स ऑफ द विंड आएगा। इसका विंड की स्पीड को मेजर करने के लिए हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। और डेप्थ ऑफ वाटर, पानी की गहराई का पता लगाने के लिए फेदोमीटर का यूज किया जाता है, फेदोमीटर। समझ गए? और ये जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, लाइट की स्पीड, कितनी स्पीड से लाइट मतलब गमन कर रही है। देखो दो चीज होती है बच्चा, इस चीज को भी ध्यान रखना। अगर आपसे कोई कहे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि सबसे ज्यादा लाइट की स्पीड किसके अंदर होती है, तो सबसे ज्यादा वैक्यूम के अंदर होती है लाइट की स्पीड, जो होती है 3 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इतनी होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है? और अगर मैं आप लोगों से कहूं कि पानी में कितनी होती है, तो पानी में होती है 2.25 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये पानी में होती है स्पीड ऑफ लाइट। और अगर आप लोगों से कोई कांच में कह दे ग्लास के अंदर, तो वो होती है 2 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और अगर आपको कोई हीरे में कह दे, हीरे में, हीरे के अंदर कितनी होती है स्पीड ऑफ लाइट, तो हीरे के अंदर लगभग 2.24 गुणा में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है हीरे के अंदर। शायद इसको एक बार चेक कर लेना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूं, या तो 1.24 गुणा में 10 की पावर 8 पाएगी या ये पाएगी, इन दोनों में से एक है। लेकिन ग्लास के अंदर ये है बिल्कुल, और ये वैक्यूम के अंदर है, और ये पानी के अंदर स्पीड ऑफ लाइट है। समझ गए? एयर के अंदर भी यही होगी 3 गुणा में 10 की पावर 8, वैक्यूम में भी इतनी होती है। समझ गए? और अगर आप लोगों से कोई कहे कि जो लाइट है ना उसको सबसे पहले किसने मेजर किया था, स्पीड ऑफ लाइट को, सबसे पहले स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने वाला व्यक्ति कौन था, तो रोंटजन, रोंटजन नाम का व्यक्ति था। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की, एनी बड़ी एनी प्रॉब्लम? अच्छा एक बात बताओ, सूरज का प्रकाश अपने पास आने में कितना समय लगता है? सनलाइट अपने पास आने में कितना समय लेती है? 8 मिनट 16 सेकंड। कितने मिनट? 8 मिनट 16 सेकंड लेती है। अच्छा चंद्रमा का, मून का प्रकाश अपने अर्थ तक कितना टाइम लेता है? मून का प्रकाश अर्थ तक आने में कितना समय लेता है? 1.28 सेकंड। समझ गए? सन का प्रकाश, देखो सन का प्रकाश पूछे ना तो ये भी पूछ सकता है और ये भी पूछ सकता है, 496 सेकंड, 496 सेकंड में पूछ सकता है, और ये भी पूछ सकता है, क्योंकि अगर इसको बनाएंगे तो 8 6 48, 480, और 480 में अगर 16 जोड़ोगे तो कितना बन गया? 496, सेम ही बात है। और अगर मून का पूछेगा तो कितना बताओगे? 1.28 सेकंड। कारण क्योंकि मून की और अर्थ के बीच की दूरी कितनी होती है? 3,84,000 वर्ग किलोमीटर होती है मून के बीच में और अर्थ के बीच में डिस्टेंस। और स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख प्रकाश वर्ष। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख प्रकाश वर्ष होती है स्पीड ऑफ लाइट। तो इसको डिवाइड करो, 3 जीरो से 3 जीरो कट के 3 से 100 आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 2 के बाद लगा दो 1.28 सेकंड, ये आ गया। इस प्रकार होती है मून की
मून का प्रकाश अर्थ तक आने में समय लेता है इतना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा? पायरोमीटर यूज टू मेजर। पायरोमीटर का यूज एयर प्रेशर मापने के लिए, ह्यूमिडिटी मापने के लिए, हाई टेम्परेचर मापने के लिए, डेंसिटी मापने के लिए। बताओ। हाई टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हो। आप लोगों को ये नहीं पता तो आप कैसे क्वालिफाई करोगे एग्जाम को? हाई टेम्परेचर मतलब, तो बच्चों हाई टेम्परेचर, अगर सूरज है ना, सूरज का टेम्परेचर को मापने के लिए आप पायरोमीटर का यूज करोगे। सूरज का टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर। एक होता थर्मामीटर, चीज को ध्यान से सुनना अपना आप सब अच्छे से। एक होता है थर्मामीटर और एक होता है आपका जिसको अपा कहते हैं मौसम का अध्ययन करने के लिए, उसको कहते हैं मौसम तापमापी। इंग्लिश में कहते हैं उसको इंग्लिश में थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा, बता दूंगा मैं आपको, वो कोई दिक्कत नहीं, याद आएगा तो। देखो, एक होता थर्मामीटर। थर्मामीटर ये आपका बॉडी टेम्परेचर मापता है नॉर्मल। जो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर आपके मुंह में डालेगा एक बुखार चेक करने के लिए, उसको बोलते हैं थर्मामीटर। तो वो लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और थर्मामीटर के अंदर क्या होता है, ये अगर आप पूछ ले, ये मान लो थर्मामीटर आपके पास, तो इसके अंदर कौन सा लिक्विड होता है? इसके अंदर होता है पारा। पारा बोले तो मरकरी, मरकरी होता है इसके अंदर, याद रखना ये चीज। और मरकरी एक क्या है? मरकरी एक मेटल है। क्या है? मेटल। और मेटल भी कैसी? लिक्विड। अगर आपसे कोई कहे कि लिक्विड मेटल कौन सी होती है, तो मरकरी। बट लिक्विड नॉन मेटल पूछ ले आप लोगों से, लिक्विड नॉन मेटल होती ब्रोमीन, ब्रोमीन। और लिक्विड मेटल मरकरी। तो इस डॉक्टरी थर्मामीटर के अंदर मरकरी का यूज किया जाता है। कारण क्यों किया जाता है? क्योंकि जो मरकरी होता है ना, मरकरी वो आपकी जो हीट होता है ना, हीट उसको बता देता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कह सकते हैं आप उसको, ऊपर उठ जाता है टेम्परेचर के अनुसार। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, अगर मान लो किसी का टेम्परेचर -45 है, भाई मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर -45 है, तो क्या इसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डॉक्टरी थर्मामीटर तो होता ना, वो कितनी रेंज पे काम करता है? 35 डिग्री सेल्सियस से लेके लगभग 43 डिग्री सेल्सियस तक काम करता है। अब वो क्लिनिकल थर्मामीटर ही तो है। इसकी रेंज होती 35 डिग्री सेल्सियस से 43 डिग्री सेल्सियस, लगभग 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके लगभग 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। फ़ारेनहाइट एक अलग बात एंड सेल्सियस इज ए अलग बात, बट दोनों टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि ये जो मरकरी होता है ना, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है एक तो, और एक होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट होता है इसका -39 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब -39 पे ये जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। इसका मतलब अगर मान लो -39 के अलावा अगर टेम्परेचर मिल गया आपको -45, तो इसका मतलब वो वहां पे जम जाएगा। अब मान लो मौसम का अध्ययन करना आप लोगों को, तो मौसम का अध्ययन करोगे तो वहां पे तो आप लोगों को पता है कि भैया टेम्परेचर और भी कम पा सकता है, लेकिन ये तो फ्रीज हो रहा है। फ्रीज हो गया तो ऊपर नीचे नहीं होगा, तो टेम्परेचर नहीं बता पाएगा उस जगह का। इसलिए मौसम का अध्ययन करने के लिए मेट्रोलॉजिकल थर्मामीटर होता है, उसका नाम मेट्रोलॉजिकल थर्मामीटर। मौसम अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग मेट्रोलॉजिकल थर्मामीटर में मरकरी का यूज ना करके किसका करेंगे? अल्कोहल का, दारू का यूज करते हैं उसके अंदर। क्योंकि दारू कितने पे जमती है? दारू जमती है -115 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है, और ये पारा मरकरी -39 पे जमता है। और ये बॉयल कितने पे होता है अगर पूछे तो 357 डिग्री सेल्सियस इस पे बॉयल होता है, और जमता -39 पे है। और रेंज होती है इसकी 35 से 43। तो हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करेंगे, सूरज जैसे चीज का टेम्परेचर मापने के लिए पायरोमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर?
मैनोमीटर से किसका यूज करते हैं? एयर प्रेशर का तो करते नहीं भैया। प्रेशर ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, प्रेशर ऑफ ऑयल, ये प्रेशर ऑफ गैस कर सकते हैं आप इसको। बी आंसर रहेगा इसका, प्रेशर ऑफ गैस या लिक्विड। किसी भी चीज के अंदर गैस का या लिक्विड का प्रेशर को मेजर करने के लिए आप मैनोमीटर का यूज करते हैं। समझ गए? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 7। अरे कहां गया रे? अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, देखते हैं एक बार। काट दो भाई एक बार। कर स्टार्ट। अब रुक जाओ अब एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए हाइड्रोमीटर, नो। बैरोमीटर, यस, बैरोमीटर यूज किया जाता है, बैरोमीटर का। ठीक है, हाइड्रोमीटर जो होता है ना, हाइड्रोमीटर वो तो पानी की इंटेंसिटी को, पानी की डेंसिटी को मापते हैं मेजर, और हाइग्रोमीटर जो होता है वो ह्यूमिडिटी को मापते हैं। देखो हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर दोनों अंतर है। हाइड्रोमीटर तो डेंसिटी ऑफ वाटर, बट हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी को मापेगा। ठीक है, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल रहा है तो इसका आंसर आएगा बी, बैरोमीटर। बैरोमीटर जो होता है ना वो एक, अगर मान लो कि वो एकदम नीचे गिर जाए तो तूफान आएगा, बारिश आएगी, और धीरे धीरे अगर नीचे गिर रहा तो बारिश आएगी। एकदम गिर जाए तो तूफान आएगा, और धीरे धीरे ऊपर चढ़े ना तो मौसम साफ रहेगा। ठीक है, ये बैरोमीटर होता है। और मैनोमीटर मैंने आपको बता ही दिया, गैस का लिक्विड का प्रेशर मापने के लिए यूज किया जाता है। और हाइग्रोमीटर जो होता है वो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। हाइग्रो तो ह्यूमिडिटी को मेजर करेगा, और डेंसिटी ऑफ वाटर हाइड्रोमीटर यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ। डेंसिटी ऑफ मिल्क, लैक्टोमीटर का यूज करेंगे इसमें। थर्मामीटर मैंने बता दिया आपके बॉडी का टेम्परेचर मापेंगे, और हाइड्रोमीटर मैंने आपको बता दिया डेंसिटी ऑफ वाटर मापेंगे। ठीक है, उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय, तो ह्यूमिडिटी के लिए मैंने आपको अभी बताया हाइग्रोमीटर को करेंगे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती क्या है? दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, समझो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है बच्चों, मैं बताता हूं आपको। रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है कि एट प्रेजेंट एयर के अंदर वाटर वेपर, मतलब एट प्रेजेंट एयर में वाटर वेपर, वाटर वेपर इन एयर एट प्रेजेंट, और टोटल उसके अंदर कितना आ सकता है वाटर वेपर, टोटल वाटर वेपर कितना आ सकता है, और एट प्रेजेंट कितना है, और मल्टीप्लाई में 100। ये होती रिलेटिव ह्यूमिडिटी। समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से कहूं कि इस समय एयर के अंदर आपका वाटर वेपर कितना है, 20 मतलब मॉलिक्यूल्स है उसके अंदर, 20 ग्राम पानी है, ये लगा लो 20 ग्राम पानी है एयर में एट प्रेजेंट, और उसमें आ कितना सकता है, मान लो 50। ठीक है, गुणा में 100, तो 0 से 0 हो गया, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, तो इसका मतलब रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी आ गई, 40%। समझ गए? अब मान लो एट प्रेजेंट है कितना, 50, और आ भी कितना सकता है, 50। 50 बटे में 50 गुणा में 100, 50 से 50, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई। और जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूरी की पूरी 100% हो जाती है ना, तभी बारिश होती है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी पूरी 100% हो जाती है तब क्या होती है, बारिश होती है। समझ गए क्या होती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी? मेजर करेंगे हाइग्रोमीटर, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ मिल्क। ठीक है, और हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ वाटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द नेम ऑफ द इक्विपमेंट यूज्ड टू मेजरिंग ब्लड प्रेशर। देखो दो चीज होती है, एक तो डॉक्टर आएगा कान में डालेगा और आपके दिल पे लगाएगा, देखेगा धड़कता है क्या दिल। आपको याद रखना चाहिए कि दिल कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में दिल 72 बार ही नहीं धड़कता, रेंज होती है उसकी 70 से 80। जरूरी कौन कि किसी का 72 ही बार धड़के।
दैट्स डिपेंड ऑन सिचुएशन। सिचुएशन कैसी है, ये मान लो एकदम भूत आ जाए तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और उस हार्ट बीट को मेजर करने के लिए आप यूज करेंगे स्टेथोस्कोप का, स्टेथोस्कोप का हार्ट बीट को मेजर करने के लिए। लेकिन डॉक्टर आएगा और आपको यहां पे बांधेगा और ऐसे ऐसे दबाएगा, उसको बोला जाता है स्पिग्नोमैनोमीटर। वो बीपी को मेजर करता है, ये स्पिग्नोमैनोमीटर बीपी को, समझ गए। और नॉर्मल बीपी होता है आपका 120 से 80। अगर मान लो 120 से ऊपर चला जाए, 150 चला गया, तो इसको कहेंगे हाइपरटेंशन होगी भाई, हाइपरटेंशन। और अगर 80 से नीचे चला गया उसको कहेंगे भाई साहब हाइपोटेंशन होगा। हाइपो, हाइपोटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर लो हो जाना, और हाइपरटेंशन बोलते हैं ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। और नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 से 80। और ब्लड प्रेशर को मेजर करेंगे स्पिग्नोमैनोमीटर से, और हार्ट बीट को मेजर करेंगे स्टेथोस्कोप के, स्टेथोस्कोप से। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, 11 पे आ गए, सॉरी। विच वन इज द नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा मैच नहीं है? सेल्सियस बिल्कुल राइट है, टेम्परेचर मेजते हैं। देखो 3 पैमाने होते हैं, याद रखना। एक होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, एक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक होता है 273 केल्विन से लेके 373 केल्विन। ये सारे के सारे टेम्परेचर को मेजर करते हैं। अगर पानी कितने पे जमेगा? 0 पे। फ़ारेनहाइट पे कितने पे जमेगा? 32 पे। केल्विन पे कितने पे जमेगा? 373 पे। बॉयल 100 पे, बॉयल 212 पे, बॉयल 373 पे। तो इसमें से एक दे रखा सेल्सियस टेम्परेचर, बिल्कुल राइट है। उसके बाद किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी, बिल्कुल ये भी राइट है। जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको वो किलोवाट आवर में ही होती है। जिस तरह किसी को कह दिया ना, अगर 1 यूनिट बिजली का खर्च आ रहा है घर पे, तो इसका मतलब है वो किलोवाट आवर है। 1 घंटे में कितना किलोवाट एनर्जी लॉस हुई आपकी, किलोवाट आवर। देखो इलेक्ट्रिसिटी को ना, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को मतलब एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूनिट होती है, एक तो होती है वाट। क्या होती है? वाट। एक होती है किलोवाट, और एक होती है वाट किलोवाट, और एक होती है मेगावाट। वाट किलोवाट मेगावाट ये होती है। एक होती है हार्स पावर। ये सारी की सारी मतलब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मापते हैं। वाट, किलोवाट, मेगावाट और हार्स पावर, समझ गए। एक होती है वाट, एक होती है वाट सेकंड, वाट आवर और किलोवाट आवर, ठीक है। ये वाट किलो मेगावाट वाट आवर ये हो गया शायद, ये गलत हो गया, ये आपको याद रखना है एक बार बस, ठीक है। उसके बाद RH फैक्टर ब्लड से रिलेटेड, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद है रिएक्टर स्केल, ह्यूमिडिटी को मेजर नहीं करता रिएक्टर स्केल, तो भूकंप को मेजर करता है, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। ह्यूमिडिटी को तो हाइग्रोमीटर यूज करते हैं, हाइग्रोमीटर, और हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ वाटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर आता हूं मैं। फैदोमीटर, अभी बताओ आप लोग, डेप्थ ऑफ द सी, कितनी गहराई के ऊपर वस्तु डूबी हुई है। फैदोमीटर मैंने बताया था ना, वो सोनार वाला, ठीक है। रेन के लिए रेन गेज का प्रयोग करते हैं, रेन गेज, रेन गेज। अर्थक्वेक के लिए रिएक्टर स्केल, ठीक है। और इंटेंसिटी ऑफ साउंड के लिए ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर स्टार्टिंग में बताया था मैंने। और यूनिट क्या होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड की? डेसिबल, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, द apparatus यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाइज, झूठ बोले कौआ काटे काले कौए से डरियो। झूठ बोलने के लिए भी किसका प्रयोग? अगर आप झूठ बोलते हो ना, तो अगर उस यंत्र का प्रयोग apparatus का यूज से आपको पता चल जाएगा कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, उसको होता पॉलीग्राफ, ये वाला। इस पॉलीग्राफ से पता चल जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, समझ गए। पायरोमीटर मैंने बताया था हाई टेम्परेचर को मापने के लिए, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की भी। क्वेश्चन नंबर 14, EEG। देखो 2 चीज होती है, एक तो होती है EEG, एक होती है ECG। ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। EEG इलेक्ट्रिकल एनसीफोलग्राम,
इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राम, कार्डियो का मतलब हार्ट से रिलेटेड है ईसीजी, और ईईजी है ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन आएगा इसका आंसर ईईजी, और ईसीजी हार्ट। समझ गए? उसके बाद क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 मैच करना है आपको। अर्थक्वेक सिस्मोग्राफ, हाइट के लिए एल्टीमीटर, इलेक्ट्रिक करंट एमीटर, और रेजिस्टेंस ओम। ओम, ठीक है। देखो इलेक्ट्रिक करंट एमीटर, याद रखना इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का यूज किया जाता है, और एक होता है गैल्वेनोमीटर। दो यंत्र होते हैं, एक होता है गैल्वेनोमीटर, एक होता है एमीटर। एमीटर तो इलेक्ट्रिक करंट हो गया, गैल्वेनोमीटर होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, विभवांतर को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और याद रखना जो आपका वोल्ट मीटर होता है, इसके लिए एक होता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का यूज करेंगे। अच्छा मैंने गैल्वेनोमीटर बोल दिया क्या? सॉरी, अगर बोल दिया तो सॉरी, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए वोल्ट मीटर का यूज किया जाता है, और करंट के लिए एमीटर का यूज किया जाता है। और याद रखना, मान लो करंट का फ्लो इस तरीके से हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही करंट का फ्लो होता है, चार्ज का फ्लो ही करंट का फ्लो होता है, और रेजिस्टेंस हमेशा करंट के खिलाफ काम करता है। रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकता है, और रेजिस्टेंस को ओम में मापेंगे, और करंट को मेजर करने के लिए एमीटर का, ठीक है। और वैसे करंट को मेजर किस में करते हैं आपा? यूनिट क्या होती है करंट की? इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर होती है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रिक करंट की क्या होती है? एम्पियर, ठीक है। और यंत्र इंस्ट्रूमेंट एमीटर। और एक और चीज याद रखना, अब एक बात बताओ, आपको एमीटर का यूज कर रहे हो तो हाई करंट चाहिए या लो करंट चाहिए? हाई करंट चाहिए, तो रेजिस्टेंस क्या रखना पड़ेगा उसका? लो। इसलिए याद रखना कि एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है? कम। और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है हाई। दोनों पॉइंट याद रखना ये, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर नहीं है, इतना ही क्वेश्चन था। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना। थैंक यू क्लास। है